नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। न्यूज़ सुनकर ऐसा लग रहा है कि नेपाल और चीन के बीच कुछ खराब हो गया है। ऐसा कुछ है नहीं, आप न्यूज़ सुने उससे पहले ही क्लियर कर देता हूं। न्यूज़ ये है कि चीन ने नेपाल के अंदर आने वाले ट्रकों को रोक दिया है। कारण उसके अपने होते हैं। अब की जो कारण बताया गया है वो ये है कि भाई कोरोना बहुत बढ़ गया है। अब इस कहानी को थोड़ा विस्तार से समझेंगे, विशेष रूप से इसलिए क्योंकि बहुत से लोगों को तो यही नहीं समझ में आएगा। लगभग 400 के आसपास ट्रक रोके गए हैं। समझ में सबसे पहली बात तो यही नहीं आएगी कि नेपाल चीन से सामान कब मंगाने लग गया। मैं आपको बताऊंगा इससे पहले की घटनाएं भी, वर्ष 2020 की वो घटना भी बताऊंगा जिसमें 1000 के आसपास ट्रकों को रोक दिया गया था। नेपाल और चीन के बीच में बढ़ती हुई नज़दीकियां आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। साथ में ये भी बताएंगे कि किस प्रकार से भारत का अल्टरनेट बनने की कोशिश कर रहा है चीन, और नेपाल लगातार सस्ते इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, कपड़े और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो है वो वहाँ से मंगाने का प्रयास कर रहा है। तो आइए पूरे मामले को विस्तार से जानते हैं। आप यहाँ पर कुछ न्यूज़ की कटिंग्स देख रहे हैं जिसमें पता चल रहा है कि चाइना बार ट्रक कैरिंग गुड्स फॉर डैशन। अब जैसे अपने यहाँ ना दशहरे का फेस्टिवल होता है, अभी श्राद्ध पक्ष चलने वाला है। श्राद्ध पक्ष के बाद में फिर 9 दिन का नवरात्रि पक्ष आएगा और उसके बाद में है ना, तो उसके बाद में नवरात्रि के आखिरी दिन दशहरे का फंक्शन आता है। यानी कि ऑन एन एवरेज 15 और 9 24 25 आज के 25 दिन बाद, है ना। ऐसे ही नेपाल में क्योंकि मेजॉरिटी हिंदू हैं तो वहाँ पर दशहरे के पर्व को बहुत अच्छे से मनाया जाता है और उस दशहरे के पर्व को वहाँ पर दशाइन कहा जाता है। दशिन, दशाइन, जो भी आपको ठीक लगे वो कहा जाता है। तो यहाँ पर अभी क्या हो रहा है कि इनके यहाँ पर, जैसे अपने यहाँ पे इंडिया में बहुत सारे फेस्टिवल्स कल्चरली, कहीं पर अभी मतलब थोड़े दिन पहले ओणम का फेस्टिवल मनाया जा रहा था। इंडिया तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी वाला कंट्री है। होली, दिवाली, ये सारे त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। नेपाल के अंदर सबसे धूमधाम से मनाया जाने वाला त्यौहार जो है वो दशहरा है। इस अवसर पर यहाँ पर लोग बड़ी मात्रा में खरीदारी करते हैं और खरीदारी के लिए उन्हें चाहिए होते हैं वस्त्र आभूषण। तो ऐसी स्थिति में वो कहाँ से पहुँचेंगे, उसके लिए ट्रक आ रहे थे चीन से। चीन के ट्रक रास्ते में एंट्री करने वाले ही थे, अचानक उन पर लग गया रोक। तो कुछ आंकड़े दिखा रहे हैं, 500 कार्गो कंटेनर स्टॉप्ड इन चाइना, नेपाली ट्रेडर्स इन ट्रबल। अब जिन्होंने अपने ऑर्डर लगा रखे थे वो होल्ड पर चले गए। तो चाइना ने इनकी वजह से, अभी क्या हुआ है कि दशहरे से पहले चीन ने जो नेपाल को बड़ा झटका दिया है, इसमें अरबों रुपए का सामान अटका हुआ है। अब आपका दिमाग फिर से एक बार जलना जाएगा। आप कहेंगे यार एक बात बताओ, ये अरबों रुपए नेपाल के पास कहां से आ गए। मैं आसान भाषा में समझा देता हूं। अपन सामान्यतया जब व्यापार की बात करते हैं तो डॉलर्स में करते हैं, और जब हम बात करते हैं इंडियन डॉलर, मतलब डॉलर के मुकाबले रुपए की, तो आपको मैं बता दूं कि रुपया करेंसी इंडिया की भी है और नेपाल की भी है। $1 जहां इंडिया में लगभग 80 रुपए के आसपास चल रहा है, वहीं नेपाल के अंदर $1 127 रुपए के आसपास चल रहा है, यानी नेपाली रुपया। तो ये जो खबर है ना कि अरबों रुपए का सामान अटका हुआ है, तो ये नेपाली रुपये के अंदर बात की जा रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से ज़्यादा कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। तो दाशिन के नाम से यहाँ का यह त्यौहार मनाया जाता है और इसके लिए त्यौहार में बहुत सारा सामान बाहर से मंगाया जा रहा था। इन कंटेनर्स में क्लोथ्स थे, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स थे, इसके साथ साथ फ्रूट्स एंड अदर आइटम्स थे जो चले आ रहे थे। अब हुआ ये कि ताइबेत के अंदर, क्योंकि ताइबेत वाले रीजन से यहाँ पर एंट्री होनी थी, ताइबेत वाले रीजन में कोरोना के मामले पा गए हैं। और इन दिनों चाइना जो है वो कोरोना को लेकर के जीरो कोरोना पॉलिसी, यानी कि एकदम कोई भी एक भी पीस कोरोना का दिखना नहीं चाहिए, उस प्रकार की स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ का अमल कर रहा है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय रूप से उसकी पहले ही वुहान के बाद से काफ़ी किरकिरी हो ली है। इस स्थिति में उसने तुरंत केसेस मिलते ही सब तरफ से बैन लगा दिया। बैन लगाने से हुआ ये कि इस ट्रकों में भर के फल भी आ रहे थे और वो फल होने शुरू हो गए, सड़ने शुरू हो गए हैं, है ना। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रेस्ट्रिक्शन फ्रूट हैव स्टार्टेड डिकेइंग, रिपोर्ट नेपाली लोकल मीडिया, है ना। तो उनका कहना है कि भाई साहब फल धरे धरे खराब होने लग गए हैं। तो आप इस तरह से मैप में एक बार देख लीजिए। आप इंडिया के उत्तर पूर्व में देखते हैं तो नेपाल है, और नेपाल के उत्तर पूर्व की तरफ अगर आप देखते हैं तो आपको ताइबेत का रीजन दिखाई पड़ता है। ताइबेत वो रीजन जो कि इस समय चाइना के अधीन है, चाइना इसको अपना ही मानता है। ऐसी स्थिति में ताइबेत वाले रीजन से नेपाल के अंदर एवरेस्ट वाले रास्ते से क्रॉस होकर के सामान पहुंचता है। अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर और दिखाता हूँ। देखिए, नेपाल जो है ना वो इंडिया का अल्टरनेट तलाश रहा है लंबे समय से। हालांकि इंडिया का अल्टरनेट उसके लिए तलाशना कितना सही है कितना गलत है ये वो जाने, मैं आपको थोड़े से रूट दिखा देता हूँ, आप उसको एक बार के लिए देखें। आप यहाँ पर अगर मैप को देखते हैं तो यहाँ पर आपको नेपाल दिखाई पड़ता है, और नेपाल के कंपैरिजन में अगर हम बात करें कि समुद्र से, देखिए अल्टीमेटली कोई भी सामान अगर नेपाल को भेजा जाएगा
तो वो जाएगा इंडिया होकर के या चाइना होकर के। इसके अलावा कोई भी दुनिया के किसी भी देश के साथ वो व्यापार नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? कारण ये है कि वो एक लैंड लॉक कंट्री है। लैंड लॉक का मतलब जमीन के चारों तरफ से वो घिरा हुआ देश है। तो एक तरफ इंडिया से घिरा हुआ है, एक तरफ चीन से घिरा हुआ है। लेकिन दुनिया में एक मतलब एक कहा के तरह से समझिए कि अनकहा कन्वेंशन है कि जितने भी देश लैंडलॉक होते हैं उनके मतलब उनके जो पड़ोसी राष्ट्र हैं वो उनकी व्यापार में मदद करते ही हैं। ऐसी स्थिति में नेपाल को भारत की मदद मिलना लगभग तय ही रहता है। और ऐसी स्थिति में अब सवाल बनता है कि नेपाल को मान लीजिए तेल खरीदना है, तो तेल खरीदने के लिए वो किससे खरीदे? खुद डायरेक्ट परचेज करे या इंडिया से परचेज करे? आप पूछेंगे खुद डायरेक्ट परचेज करेगा तो क्या हवाई जहाज से ऊपर से लाएगा क्या? नहीं, आएगा समुद्र के रास्ते ही। और जो समुद्र का रास्ता है ना वो बंगाल की खाड़ी वाला रास्ता है। बंगाल की खाड़ी वाले रास्ते से सामान जाएगा तो भी वो इंडिया के रास्ते ही, लेकिन इंडिया ने सेफ पासेस VBIN कॉरिडोर के माध्यम से दे रखा है। भारत, भूटान, इंडोनेशिया, नेपाल वाला, इंडिया नेपाल वाला जो कॉरिडोर है उसके माध्यम से हमने इसको दे रखा है। अब क्या है कि कोलकाता नेपाल से 774 किलोमीटर दूर है और विशाखापट्टनम 1194 किलोमीटर दूर है। इन दो पोर्ट्स के माध्यम से ही नेपाल जो है वो सामान अपने यहाँ पर इंपोर्ट करता है। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि नेपाल इन दिनों अपने लिए अल्टरनेट तलाश रहा है। अल्टरनेट से मतलब है कि भाई इंडिया का विकल्प मैं किसको बनाऊं। तो ऐसी स्थिति में इसके पास कुछ अल्टरनेट रास्ते हैं। जैसे चाइना के अंदर इसके पास जो निकटतम जो समुद्र वाला एरिया है वो कौन सा है? तो आप देखिए यहाँ पर तियानजिन नामक एरिया है जो कि 3276 किलोमीटर दूर है। इसके बाद में लियांगांग करके क्षेत्र है 3379 किलोमीटर, शेंजेन 3064 किलोमीटर। यहाँ पर आप और जगहों को देखें तो आप पाएंगे यहाँ पर जांगजांग जो है 2755 किलोमीटर। कहने का मतलब ये है कि अगर नेपाल इनके बॉर्डर एरिया से या समुद्री मार्ग से होकर एक बार के लिए सामान मंगा भी लेता है तो वो इतना दूर से पड़ेगा कि वो एकदम इकोनॉमिकली वायबल नहीं होगा। ऐसी स्थिति में चाइना यहाँ पर एक ट्रिक चल रहा है और वो क्या कह रहा है? आप ये क्यों समझ रहे हो कि आपको समुद्री पोर्ट से सामान खरीदना है? आप तो तैयार रहो, तिब्बत के अंदर हम आपके लिए एक ड्राई पोर्ट बना देते हैं। अब आपके दिमाग में अचानक सवाल आएगा, ड्राई पोर्ट ये क्या होता है? क्या मतलब जो जहाज है वो अंदर तक आएगा क्या? नहीं, ड्राई पोर्ट का मतलब ये होता है कि यहाँ पर पानी तो नहीं है लेकिन बंदरगाह से कनेक्टिविटी सीधी बना दी जाएगी और चाइना उसको खुद से बियर करेगा। मतलब ये समझिए कि ट्रेन रेल मार्ग के माध्यम से ये वाली जगह जो तिब्बत की है उसे सीधा समुद्री सीमा से कनेक्ट कर दिया जाए तो यहाँ पे ट्रेन के माध्यम से सामान इतना तेजी से पहुंचता रहे कि चीन को, नेपाल को लगे कि उसके लिए तो पोर्ट उसके बिल्कुल बगल में ही है, पड़ोस में ही है। इस चीज को लेकर के ये लगातार काम करने की कोशिश कर रहा है। इसके पीछे जो मेजर का वजह है ना वो केवल ये है कि इंडिया को काउंटर करना चाहता है चाइना कि भाई किसी ना किसी प्रकार से इंडिया का ऑप्शन बन करके हम तैयार हो जाएं। ठीक है ना? तो आप ये देख सकते हैं मैंने आपको अल्टरनेट रूट दिखा दिए हैं। अब आपके सामने यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो न्यूज से रिलेटेड है। चाइना के अंदर हैनान प्रोविंस के अंदर कुछ दिनों पहले लॉकडाउन लगाया गया था, उसकी न्यूज़ हमने कवर की थी। उसके बाद में चाइना के अंदर अब इस जगह पर मतलब वो लगा दिया गया है। तो ये जो सिंधु पाल चौक नामक जो जगह है वहाँ पर नेपाल की कॉमर्स इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग बात कही गई है कि नेपाल के कुछ व्यापारियों ने चीन से त्योहार से कुछ पहले सामान मंगाया था लेकिन अब वो सामान आ नहीं पा रहा है। तो उम्मीद है कि आपको नेपाल काठमांडू की इनकी जो मतलब काठमांडू वर्सेस जो तिब्बत की कनेक्टिविटी है वो अब आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है ना? ये बात मैं आपको पहले से बता देना चाहता हूं कि चाइनीज अथॉरिटीज ने सितंबर के शुरुआत में ही कुछ दिन पहले ही तिब्बत वाले क्षेत्र के अंदर बड़ा लॉकडाउन लगाया है, ये मानते हुए कि वहां पर कोरोना का आउटब्रेक हो चुका है। ओवरऑल इसका नुकसान जो है वो किसको हो रहा है? नेपाल को हो रहा है। आप इधर भी देखिए, बीजिंग, शंघाई, हैनान, HK, मकाऊ, तिब्बत, कोविड आउटब्रेक, लॉकडाउन, मास टेस्ट एक्सपोज, चाइनाज पॉलिसी फेल। मतलब एक प्रकार से ये समझिए कि चाइना जो है वो दुनिया भर के सामने अपनी वैक्सीन को लेकर के गया तो था लेकिन अपने ही क्षेत्रों में कोरोना के प्रसार को नहीं रोक पाया। फिलहाल स्थिति ये है कि इसके बहुत बड़े बड़े शहरों में कोरोना वापस से आने लगा है। इस स्थिति में डायनामिक जीरो कोविड-19 जो इसकी पॉलिसी है वो फेल होती दिख रही है और यही परिणाम निकला कि इसको अपने द्वारा इस प्रकार के स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने पड़े। अब एक सवाल बनता है, सर एक बात बताइए, चाइना नेपाल के साथ में कितना व्यापार करता है? या उल्टा पूछ लीजिए कि नेपाल चीन के साथ कितना व्यापार करता है और फिर भारत के साथ कितना व्यापार करता है। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपके सामने रखे गए हैं। अगर आप इन्हें देखें तो यहाँ से आप पाएंगे कि सर्विस का एक्सपोर्ट और सर्विस के इंपोर्ट में नेपाल के अंदर सर्विसेज जो हैं वो $27 मिलियन के आसपास की होती हैं पूरे देश के, दुनिया के साथ में, है ना। अगर मैं बात करता हूँ नेपाल चाइना के साथ क्या एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है तो मेजर एक्सपोर्ट जो करता है ना, सोयाबीन तेल,
चाय की पत्ती, वुलन कारपेट, यार्न, जूट आदि। और जो वहाँ से मंगाता है वो है आयरन, स्टील, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, मशीनरी पार्ट, व्हीकल पार्ट और सीरियल्स। यही कारण है कि जो नेपाल है इसके इंपोर्ट महंगे पड़ते हैं, क्योंकि आप देखिए ना प्रोडक्ट क्या मंगा रहा है, लोहा मंगा रहा है, तेल मंगा रहा है, मशीन मंगा रहा है, व्हीकल मंगा रहा है, बेच क्या रहा है, बेच रहा है जूट, यार्न, वूलन, चाय, इस तरह के सामान। तो इस प्रकार से ये एक्सपोर्ट ज़्यादा नहीं कर पाता, इंपोर्ट ज़्यादा करता है। यही कारण है कि इसका ट्रेड बैलेंस बिगड़ा हुआ रहता है। यही केस इसका इंडिया के साथ भी है। अगर आप इन फैक्ट्स को एक बार ध्यान से देखें तो आप पकड़ पाएंगे, ये जो लाल निशान है ये चीन का है और ये जो हरा निशान है ये भारत का है। आप यहाँ पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट की अगर बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे नेपाली रुपये के अंदर हम बात कर रहे हैं, तो आप नेपाली रुपये के आधार पर अगर आप चलें तो आप तथ्यात्मक जानकारी यहाँ पर देखिएगा तो आपको जानकारी ये मिलेगी कि नेपाल को एक्सपोर्ट जो करता है इंडिया, और जो मतलब चाइना का एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, या फिर नेपाल जो एक्सपोर्ट करता है इंडिया को, बहुत ही नॉमिनल दामों का है। आप देखिए कितना कम एक्सपोर्ट है दोनों ही देशों को, लेकिन दोनों ही देशों से जो इंपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा है। आप ये मानकर चलिए कि इंडिया से जो नेपाल इंपोर्ट करता है वो 980 बिलियन रुपीज़ का है। ये बहुत बड़ा अमाउंट है जो नेपाल इंपोर्ट करता है इंडिया से, और जो यहाँ से करता है वो 217 बिलियन रुपीज़ का है। अब एक बात सवाल बनती है कि सर इस प्रकार से तो नेपाल इंडिया से बहुत सारा सामान मंगाता है, अगर ऐसा ही है तो ये कौन सा नंबर का लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है कि नहीं, कितना है, कौन सा ट्रेड पार्टनर है? इंडिया के टॉप 10 ट्रेड पार्टनर्स में नेपाल हमारे साथ कंसीडर किया जाता है। यानी इंडिया नेपाल को जो एक्सपोर्ट करता है वो टॉप 10 एक्सपोर्ट कंट्रीज में आता है। यानी इंडिया के लिए नेपाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ऐसी स्थिति में नेपाल ने क्या किया कि जो नॉन असेंशियल आइटम्स हैं उनके ऊपर उसने कहा कि हम बैन लगाएंगे इंपोर्ट के ऊपर। क्यों लगाएंगे? क्योंकि आपको थोड़े दिन पहले भी मैंने आपको बताया था, क्योंकि यहाँ पर मंदी के हालात पनपे थे। उस स्थिति में इन्होंने कहा कि साहब हमारे यहाँ पर अब महंगी गाड़ियाँ नहीं मंगाएंगे, लग्जरी गुड्स नहीं मंगाएंगे। और अगर ऐसा होता है तो निश्चित ही भारत को तो नुकसान है ही, क्योंकि भारत तो बेचता ही वही चीज़ें हैं इसको, क्योंकि असेंशियल गुड्स के अंदर तो जो जरूरी सामान है वो तो हम वैसे भी दान में दे ही देते हैं। आप यहाँ पर कुछ चीज़ें इस प्रकार से देखिए, ट्रेड नंबर्स हैं आपके सामने जो रखे गए हैं, इनको अगर आप पहचाने तो फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर आप फैक्ट्स देखें कि इंडिया ने जो एक्सपोर्ट किया है ना वो $6.83 बिलियन का किया है और इंपोर्ट $0.67 बिलियन का किया है। 2022 का शुरुआती जो क्वार्टर है उसको भी अगर आप देखें तो फैक्ट्स काफ़ी ज़्यादा बता रहे हैं कि इन दिनों नेपाल के पास इंपोर्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का ये जो गैप है ना ये काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। और अगर हम दुनिया के देशों के साथ इसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट डिस्कस करें तो इसका एक बड़ा हिस्सा, लगभग 60% का हिस्सा जो नेपाल का है इंपोर्ट करने में वो इंडिया से होता है। लगभग 10 से 15% का जो हिस्सा है वो चाइना से होता है। इसके अलावा लगभग इतना ही, यानी चाइना के लगभग बराबर हिस्सा ही यूएई से होता है। बाकी अन्य देश इंडोनेशिया, थाईलैंड, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, यूएसए जैसे देश हैं जिनसे कि ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी समझ में आ रही होगी। इसके साथ साथ नेपाल को एक बार ऐसा ही चाइना से आ रहे सामान के साथ वेट करना पड़ा था वर्ष 2020 में, जब कोरोना आउटब्रेक हुआ था। तातापानी ट्रेड पॉइंट पर नेपाल और चाइना के बीच में लगभग हजारों ट्रक इसी इंतजार में अटक गए थे कि सामान कैसे अंदर जाएगा। फिलहाल के लिए चाइना अपने मतलब ट्रेड जो है वो इसके साथ बूस्ट कर रहा है नेपाल के साथ में, और प्रयास कर रहा है कि वो काठमांडू के बिल्कुल नज़दीक जांगबू नामक स्थान पर एक ड्राई पोर्ट का निर्माण कर दे, ताकि नेपाल का जो कोडारी वाला स्थान है वहां से जांगबू नामक ड्राई पोर्ट पर आसानी से व्यापार किया जा सके। फिलहाल आपको मैंने कुछ दिन पहले भी बताया था कि नेपाल के अंदर भारत की अग्निपथ योजना का विरोध हो रहा है, जिसको रिजॉल्व करने के लिए भारत की तरफ से हमारे जनरल मनोज पांडे जो हैं वो 5 दिन की विजिट पर नेपाल गए हुए हैं उस मामले के ऊपर ही डिस्कशन करने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो इसे सभी साथियों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मेरा रेफरल कोड है अंकित10, जिसका यूज करके पा सकते हैं अनअकैडमी पर 10% डिस्काउंट। लेकिन इन दिनों चल रहा है 20% डिस्काउंट यूपीएससी समेत एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस, जितनी भी कैटेगरीज हैं उन सब में अनलॉक 20 ऑफर चल रहा है। अंकित10 को यूज करके 20% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। सिमिलरली एसएससी एग्जाम के अंदर भी आप 20% एग्जाम के अंदर डिस्काउंट पा जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए और लोन फैसिलिटी के बारे में जानकारी के लिए आप हमारी टेक्निकल टीम को 7878158882 पर कॉल कर सकते हैं। इस कंटेंट की पीडीएफ आप अंकित अवस्थी सर के नाम से टेलीग्राम पर एक वेरीफाइड टेलीग्राम चैनल है, उस पर आपको कंटेंट पीडीएफ के रूप में प्राप्त हो जाएगा। यूपीएससी सीएसई मेंस टेस्ट सीरीज 2023 अनअकैडमी ने लॉन्च कर दी है, बहुत ही नॉमिनल कीमतों पर अवेलेबल है। सितंबर 11 तक ही ये अवेलेबल हो रही है। जो भी विद्यार्थी यूपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं या भविष्य में देंगे वो अपने लिए टेस्ट की प्रैक्टिस कर लें, उनके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा, क्योंकि प्रॉपर एनालिसिस के साथ ये उन्हें उपलब्ध कराया जा रहा है। धन्यवाद।